अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1 होगा और इसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। इससे प्रीवियस वाला चैप्टर हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पे हम चार्जेस को स्टडी करते थे लेकिन रेस्ट में नहीं होती थी, रेस्ट में होती थी लेकिन मोशन में नहीं होती थी, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाया गया। और यहाँ पे मोशन में है चार्जेस तो ये इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है इसके इसी को। तो अब बात करते हैं जी कि बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस चीज़ के बारे में, और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ही चार्जेस क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्जेस मोशन कर सकते हैं तो जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा उसमें कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे। एक होगा एक्टिव कंपोनेंट्स, एक होंगे पैसिव कंपोनेंट्स। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, दो तरह के, एक होंगे एक्टिव एक होंगे पैसिव। तो एक्टिव क्या होंगे पैसिव क्या होंगे वो आप देखते जाएं। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में ही चार्ज मूव कर रहे होते हैं तो उसी से ही आपका क्या बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली मोशन करते हैं चार्जेस थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में मूव करेंगे तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर दो तरह के कंपोनेंट्स होंगे, एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट। तो मोटा मोटा समझाता हूं आपको, थोड़ा सा वो हाउ नो हो जाएगी कि ये चार्जेस कहाँ पे मूव कर रहे हैं और हम कहाँ पे स्टडी करेंगे इनको। एक्टिव जो कंपोनेंट है उसमें सेल आते हैं, बैटरी आ जाती है, सेल बैटरी वगैरह ये एक्टिव कंपोनेंट में आ जाते हैं। पैसिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो या तो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर करते हैं। कौन से कंपोनेंट्स, एक्टिव कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर्किट को। यानी कि दूसरी तरफ जो पैसिव कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं या फिर क्या करते हैं जी, कंज्यूम करते हैं। स्टोर करते हैं या कंज्यूम करते हैं। तो स्टोर कौन करेगा, स्टोर करेगा कैपेसिटर। आप पढ़ के आ चुके हैं, नहीं तो कहीं पे पढ़ेंगे, 10th क्लास में पढ़ा था कैपेसिटर होता है। कंज्यूम कौन करता है, रेजिस्टर हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। खैर अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि के अंदर जो करंट है उसे कैसे डिफाइन करेंगे। करंट बेसिकली होगा फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि जो इन सब कंपोनेंट्स में कहें तो बैटरी और रेजिस्टर और कैपेसिटर के बीच में चार्जेस का फ्लो देखने को मिलता है। हमेशा फ्लो इन्हीं जगहों पे करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फ्लो करते हैं। अब उस फ्लो ऑफ चार्जेस को ही हम क्या कह देते हैं, क्या नाम देते हैं, यानी कि करंट नाम देते हैं। कोई अगर ये चीजें क्लियर है किसी को, मैं क्लियर कट बता दूं, इस लेक्चर को आगे करें और आगे टाइम स्टैम्प के हिसाब से जाके देख सकते हो आप, जहां आपको जो टॉपिक चाहिए वो देख लें। जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन वाले पोर्शन में जाएं। इसके बाद अगर किसी को आगे जो थ्योरी है करंट इन अ सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो थ्योरी दी हुई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंसेप्ट चाहिए तो वो आगे जा सकता है, तो आप वहां जाके देख लीजिए। तो करंट क्या है बेसिकली वो हम देखेंगे। करंट है जी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो थोड़ा इसको इसी तरह चलाएंगे तो आपको सही समझ आने वाली है। करंट क्या है जी, फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कह देते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको देखते जाए। यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया में से फ्लो करें। यानी कि अगर ये कोई कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर के किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें। ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब जो भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज क्यू होगा, मान ले क्यू चार्ज होगा, वो इस एरिया में से मूव करेगा। इस पूरे क्रॉस सेक्शन जो गोल सा मैंने बनाया आपको, इस पूरे में से मूव करना है, उसमें जो भी चार्ज होगा वो उसी में से मूव करेगा। और टाइम में जो टाइम लगाएगा, अगर डेल क्यू चार्ज मूव करता है डेल टी टाइम में, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यही तो होता है करंट, I इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी, चेंज इन करंट। तो हम इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलेंगे। करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ, टाइम है तो रेट बोला जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है तो इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है, समझ आ रही है मेरी बातें। ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वही होगा करंट। तो हम इसको डिफाइन भी ऐसा कर सकते हैं, डिफाइन भी हम ऐसे करेंगे। तो फिर ये क्या था करंट, ये एक आपके पास क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी। अगर किसी अनपढ़ वगैरह को बताने तो डायरेक्ट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल देंगे, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से बोलनी तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से बोलना होगा। तो क्या होगी जी, रेट ऑफ
तो क्वांटिटेटिव बोलना है ना, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ, क्या लिखेंगे, थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर में से जो चार्ज फ्लो करके जाएगा उसे हम क्या कहेंगे जी, उसे कह देंगे कि ये क्या है, करंट है। ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कि करंट फ्लो कर रहा है। तो बात करते हैं करंट से रिलेटेड। अगर ये इक्वेशन है, जो करंट है उसको हमने लिखा किसके इक्वल है, चार्ज डिवाइड बाई क्या है, बोलो जी, चार्ज डिवाइड बाई टाइम है। इसी को हमने कहा है Q डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए आई हम लिखते हैं इसको Q बाई टी है। तो Q बेसिकली अगर हम कहें, पीछे आप पढ़ के आ चुके हो कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है उसमें जो चार्ज है वो इक्वल होता है NE, नंबर ऑफ, अगर यहाँ पे फ्लो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, इस कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो NE लिख सकते हैं इसको, NE, N मतलब नंबर ऑफ चार्ज होगा, E इलेक्ट्रॉन होगा, यो मूव कर रहा होगा इसमें से। तो इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं NE बाई टी करके। खैर ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में चाहिए होता है, तो यूनिट बोल देते हैं, ये आसान चीजें हैं। यूनिट क्या होगी, चार्ज है तो कूलम, टाइम है तो सेकंड, तो इसकी यूनिट एक तो एम्पियर है, क्या है जी, एम्पियर है। दूसरी क्या है, एम्पियर तो आप याद कर चुके होंगे। दूसरी है जी कूलम पर सेकंड, कहां से निकालें, कूलम, ये सेकंड डिवाइड टाइम डिवाइड हो रहा है इसलिए इसकी यूनिट क्या बन गई, कूलम पर सेकंड बन गई। उम्मीद करता हूं समझ आ गई। अब जरा क्वेश्चंस कर, अब देखें कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, इस करंट के इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखें, आपके लिए फायदा मिलने वाला है। अब करंट का फार्मूला आपको पता है, तो इस हिसाब से मैं कह देता हूं कि आपको मान ले जो करंट है आई की वैल्यू है वो दे दें 1 एम्पियर। ठीक है सर, बहुत सिंपल से। और जो कहूं टाइम जो है 1 मिनट है, यानी कि अगर 1 एम्पियर करंट 1 मिनट के लिए फ्लो करता रहे तो वो कितने कूलम चार्ज वो पूछे जाए आपसे, वो कितने कूलम चार्जेस जो है वो मूव कर जाएंगे, ये पूछता है आपको। तो ठीक है सर, तो क्या होगा, निकालें। आई इक्वल होता है किस चीज के, Q बाई टी के। आपको Q चाहिए तो आई टी इक्वल टू Q होगा। आई कितना है 1 एम्पियर, टी कितना है 1 मिनट, देन Q आएगा 1 एम्पियर, 1 मिनट को 60 सेकंड लिख सकते हैं। तो एम्पियर सेकंड क्या होता है, कूलम होता है, एम्पियर सेकंड कूलम, यानी कि 60 कूलम के इक्वल आ गया। चार्ज जो है वो 60 कूलम फ्लो करेगा। क्या चीज मैं बोल रहा हूँ, कूलम 60 कूलम चार्ज फ्लो करेगा उस वायर में से। अब थोड़ी सी सिचुएशन आपको बदल करके भी दे सकते हैं। मान ली अब Q दे दिया आपको, Q जो है लगभग 40 कूलम चल रहा है, और जो टाइम है वो दे दिए हैं 20 सेकंड का टाइम है। आपसे पूछे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो ये भी बता सकते हो ना। ऐसे सिंपल से एमसीक्यूज आते हैं कभी कभी, तो आप अपने लिए खुशकिस्मती समझो। आई इक्वल टू Q कितना है 40, टी कितना है 20, तो कट जाएगा 2 आएगा, यानी कि एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ आई, बहुत आसान है। इस तरह की चीजें देख सकते हैं, आपको स्टेटमेंट को पढ़ ले नीचे समझ आने वाली है खुद ही। और कुछ भी दे सकते हैं जी। मान लें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वो दे दिया आपको भी, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, और 1 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं, 1 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं। तो आपसे पूछें कि वो कितना करंट बनाएंगे, अगर इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो कितना करंट बनाएगा, ये पूछा है। तो आप बोलेंगे हैरान सर ये क्या दे दिया इन्होंने। तो बहुत आसान है, ये नंबर दिया हुआ 10⁻18 है। तो ठीक है, तो इतना नंबर, इतने इलेक्ट्रॉन है, जस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सकते हैं, ई नहीं लिखेंगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आई चाहिए तो अभी आप एक फार्मूला और पढ़ चुके थे, NE बाई क्या था वैसे, कि आई Q बाई टी होता है ना, ये आपको पता है। Q को क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं NE, तो I इक्वल होगा NE बाई टी है। N क्या है, N तो बता चुके हैं, यानी कि 10⁻18 है। इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख सकते हो, 1/6 इंटू 10⁻−19। एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो यही होता है ना, -19 होता है। पढ़ चुके हो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में मसले है, वहां जाके आप देख भी सकते हो। टाइम कितना है 1 सेकंड का है, तो आई कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻−19, बेस से मतलब पावर को ऐड कर दीजिए, तो क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻−1 एम्पियर। ये आपका क्या हो जाएगा,
करंट आ जाएगा। समझ आई नहीं आई? इतना करंट फ्लो कर रहा है आपके उस वायर में से, अगर इतने इलेक्ट्रॉन जाए तो इतना करंट बनाएगा। आई समझ? तो बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं, इतना करंट फ्लो करेगा। अब जब थोड़ी सी सिचुएशन बदल के भी दे सकते हैं आपसे, आपसे पूछने में क्या जाता है, उससे पूछना ही है। तो सिचुएशन ऐसा कि आपसे बोले कि 1 एम्पियर करंट वाकई में किसके इक्वल होता है? 1 एम्पियर करंट में पूछें, शो करें 1 एम्पियर जो है ना, 1 एम्पियर करंट है, करंट कितना है? 1 एम्पियर है, और कितने सेकंड में जा रहे हैं? 1 सेकंड में जा रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे ये बताओ। हाँ, अब ये भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 एम्पियर करंट जा रहा है, टाइम दे दिया 1 सेकंड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे 1 एम्पियर में से, तो वो आपसे पूछ रहे हैं। 2 एम्पियर में से पूछ सकता है कि 2 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। थोड़ी सिचुएशन चेंज कर दी है यार। आई इक्वल होता है वैसे Q बाई टी, तो Q को क्या लिख सकते हैं? NE, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे? NE बाई टी। आपको N चाहिए तो IT इक्वल टू NE, N चाहिए IT बाई E इक्वल टू N करेंगे। यहां तक समझ आई? ये E मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया? डिवाइड। I कितना है? 1 है, लिख दो, जो कुछ है लिख दो, 1 है, 1 है। T कितना है? 1 है, 1 है। नीचे E कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो यहाँ N आएगा। अब 19 को ऊपर ले जाए, 1 1 1 होगा, 19 को ऊपर ले जाए प्लस 19 होगा, नीचे 1.6 होगा। इन दो को डिवाइड कर दीजिए, किस चीज को? 1 डिवाइड बाई 1.6 कर दीजिए। 1 डिवाइड बाई 1.6 से क्या आएगा? लगभग 0.625 आता है, आप चेक कर सकते हो। 19 आएगा और N आएगा। अब पॉइंट को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दीजिए, तो 6.25 हो सकता है, और एक पावर माइनस में आ जाए क्योंकि आप उस तरफ जा रहे हो। ये तो आती है ना, इस तरफ आए तो प्लस हो जाता है, ठीक है जी। प्रीफिक्सेस है, यह साइंटिफिक नोटेशन है। 10 की पावर क्या हो जाएगी? 19 और ये n, 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 1 प्लस 19 होगा, तो क्या आएगा? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि 1 एम्पियर करंट बना चुके होंगे। तो आपसे पूछ भी सकते हैं 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आप इस चीज को याद रखें, कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब देखें, आप पढ़ रहे हैं थ्योरी, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ये एक नई चीज आ गई आपकी बुक में, पहले नहीं थी, हालांकि ये 12वीं में भी था, लेकिन 12वीं में ये चीज नहीं थी। तो उन्होंने करंट के बारे में कहा था, कन्वेंशनल डायरेक्ट करंट का, और आगे ओम लॉ लिख दिया था। अब ये थ्योरी ऑफ करंट फ्लो थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर, किसी सॉलिड कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो करे तो उससे रिलेटेड उसके अंदर जो चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको लेके क्या थ्योरीज थी, या यूं कह लें वहां पे कैसे मुसलसल यानी कि चार्जेस फ्लो करते रहते हैं। इस चीज को बुक में, आपके बुक में ये नाम दिया है कंटिन्यूएशन ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर में जो चार्जेस हैं वो कैसे कंटिन्यू रहते हैं फ्लो करते हुए। अब इसके लिए कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अगर कोई खाली कंडक्टर पड़ा हुआ है, मैं क्या कह रहा हूँ, खाली कंडक्टर पड़ा हुआ है, खाली कंडक्टर पड़ा हुआ है, और इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात तो पता है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे होते हैं। आप पढ़ के आ चुके हो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल करके केमिस्ट्री में कहीं पे, कि किसी भी मेटल के या कंडक्टर के, मेटल ही होता है ना, कंडक्टर को मेटल ही है, तो उसके क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और इनका जो मोशन है वो रैंडम होता रहता है। एक अगर इसने इधर जाना है, इसने इधर जाना होगा, इसने इधर जाना है, इसने इधर जाना होगा, इसने इधर जाना होगा, इसने इधर आना होगा, इसने नीचे आना होगा, इसने उधर जाना होगा, इसने उस तरफ जाना होगा। इस तरह ये रैंडम मोशन होता है। ये रैंडम मोशन इनका रहता है, और इनकी एक खास वेलोसिटी होती है। जब रैंडम मोशन हो रहा हो इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी कंडक्टर के अंदर, उस वक्त उनकी जो वेलोसिटी होती है, जिसे हम थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? थर्मल वेलोसिटी। मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पे, मैं क्या कह रहा हूं वो बात को समझो, रूम टेम्परेचर पे जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। एक अकेले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, इतनी स्पीड से वो जा रहा होता है।
रैंडम कोलाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है रूम टेम्परेचर पे आते वक्त। कहाँ पे जी? रूम टेम्परेचर पे, यानी कि लगभग 25-27 डिग्री टेम्परेचर पे आके इतनी स्पीड वो गेन कर लेते हैं, कोलाइड करते हैं। लेकिन 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 इतनी स्पीड इनकी होती है तब जब ये कंडक्टर किसी एक्सटर्नल फील्ड, क्या कहना मैं वाला हूं, मतलब कोई एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो तब ये होती है। क्या मैं कह रहा हूं? एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो, यानी कि बाहर से कोई फील्ड ना रख रही हो, तब ये चीज होती है। तब इनके अंदर जो है रैंडम वेलोसिटी लगभग कितनी होती है, आपके बुक में मेंशन है ये चीज। लेकिन अगर हम कोई बाहर से जस्ट फील्ड दे दे, बाहर से जस्ट फील्ड दे दें, तो फिर क्या होगा, इसका कहानी बदल जाएगी। लेकिन अब और बातें भी इसके अंदर हम करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं कि इसके अंदर जो रैंडम मोशन है या थर्मल वेलोसिटी है वो इतनी रहती है, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड जब कोई हम फील्ड ना दें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ये हालत होती है। बात समझ आएगी? अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये मोशन करते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, तो ये चीजें तो होती होती है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि इनकी जो वेलोसिटीज है उनका क्या। यहां पे आपकी बुक में एक चीज मेंशन की गई है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, यानी कि उनकी एवरेज वेलोसिटी, उस उन्होंने क्या कहा है, फर्मी वेलोसिटी का नाम दिया है। लेकिन वो थोड़ी सी उनकी बातों से मेरा वो है, इख्तलाफ है, तो वो हम जरा आगे चल के देखेंगे। पहले मैं जरा आपको एवरेज वेलोसिटी का बता दूं। इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है, इनकी मैंने कहा रैंडम थर्मल वेलोसिटी कहें या थर्मल स्पीड कहें, वो कितनी होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास होती है रैंडम मोशन के दौरान। लेकिन जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है तो वो क्या होगी, यानी कि वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मान ले जहां पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर्स है। तो आप क्या करोगे, हर एक की एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दे। तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 3, इस तरह करते करते वेलोसिटी Vn करोगे, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सबकी एवरेज वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके क्या हो जाते हैं, ये जीरो होता है। ड्यू टू रैंडम मोशन की वजह से इनकी वेलोसिटी, मतलब जिधर टकरा रहे, मान लीजिए ये इसके साथ टकराए, इसके साथ टकराए, तो वापस होते होते वो इसी जगह पे आ सकता है, टकराते टकराते। इसलिए इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है जी, जीरो होती है। तो एवरेज वेलोसिटी इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाएगी, जीरो होगी, तब जब एक्सटर्नल फील्ड क्या हो, जीरो हो। एक्सटर्नल फील्ड क्या हो, जीरो हो। ये एक्सटर्नल फील्ड की बात मैं कह रहा हूं कि एवरेज वेलोसिटी इनकी जीरो है ड्यू टू रैंडम मोशन। तो अब आपके बुक में कहा है कि फर्मी वेलोसिटी की बात की है यहां से आगे जाके कि ये क्या है, फर्मी वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, फर्मी वेलोसिटी है। तो बुक के हिसाब से फर्मी वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहा गया है कि टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की टोटल एवरेज वेलोसिटी है। अब उस टोटल एवरेज वेलोसिटी को, यानी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल, या इसमें हम लिख सकते हैं किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, टोटल एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, टोटल एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो तो जीरो होती है। लेकिन बुक के हिसाब से क्या है कि टोटल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, जब कोई एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो तो तब उसको उन्होंने फर्मी वेलोसिटी कहा है, फर्मी वेलोसिटी का नाम दिया। लेकिन याद ये रहे कि यहाँ पे टोटल एवरेज वेलोसिटी नहीं, टोटल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एक अकेले इलेक्ट्रॉन, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, किसी एक टाइम पे ये वेलोसिटी होती है, एक अकेले इलेक्ट्रॉन, मतलब उसकी कैंसल वाली चीज ना देखें, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखें तो तब ये होती है। तो अगर उनका सब वेक्टर सम करोगे तो जीरो हो जाएगी। यहाँ पे वेक्टर सम हो रहा है, अच्छा वेक्टर सम जीरो है, मैं बता रहा हूँ वेलोसिटीज का एवरेज वेलोसिटी इसलिए जीरो क्योंकि उनका वेक्टर सम जीरो हो रहा है सबका। तो फर्मी वेलोसिटी क्या है जी, फर्मी वेलोसिटी क्या कहा है बुक के हिसाब से, इट इज द, ये बहुत मतलब उस तरह की डेफिनेशन है, असल में ये नहीं है, इट इज द एवरेज, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल, इन अ मटेरियल विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो बात ये बहुत दूर दूर तक, अगर यहां लिखते थे इट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल विदाउट, तब ठीक है, तब किसी हद तक ठीक होती, लेकिन इस डेफिनेशन में उन्होंने बड़ा ब्लंडर किया है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेक्टर सम तो जीरो होता है, लेकिन फर्मी वेलोसिटी का कंसेप्ट ये है कि ये होती है बेसिकली किसी भी मटेरियल के जो आउटर मोस्ट शेल है, या कहते हैं हाई एनर्जी ऑक्युपाइड स्टेट है, उसकी उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी, यूं कह लें जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स की हाई एनर्जी ऑक्युपाइड स्टेट पे जो वेलोसिटी होगी, हाई एनर्जी ऑक्युपाइड स्टेट क्या होती है कि किसी भी मटेरियल के जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल हो, ठीक है जी, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होगी, कह सकते हो उसको फर्मी वेलोसिटी का नाम दिया गया है। और जब टेम्परेचर कितना हो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, तो उस वक्त उसको हम क्या कह देते हैं जी कि फर्मी वेलोसिटी है। ये किस पे होती है जी? एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होती है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे होती है। सही है। कुछ बातें आपने तौर पे लिख देते हैं कि ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड नहीं करती है। क्या चीज? फर्मी वेलोसिटी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, यानी कि हम कोई इसके साथ कंडक्टर के साथ कोई बैटरी नहीं जोड़ी है तो ये इंडिपेंडेंट होगी, इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट टू क्या है जी? इंडिपेंडेंट टू वोल्टेज। और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फर्मी वेलोसिटी हो 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। नियरली जो फर्मी वेलोसिटी है उसको VF से लिखते हैं, तो ये नियरली किसकी इक्वल होती है? 10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है, और इस थर्मल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होती है इसकी, ठीक है जी। तो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो होती है जी। तो समझ आ गई जी। अब ये चीज समझ आ गई तो हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर कि अगर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें तो व्हेन एक्सटर्नल, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे जी। क्या बात कर रहे हैं जी? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये बातें इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बीच की वो कहानी समझ आएगी कि प्रेजेंस में ना हो तो ये क्या होते हैं जी? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एब्सेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ, वो पहले एब्सेंस थी, अब क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा? कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी जी। थोड़ी बदलेगी या बहुत कुछ बदलेगी? बदले हैं आसमां। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे रैंडम मोशन कर रहे थे, ये एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। मान ले ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है, ये कोई एक्सटर्नल फील्ड है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसको हमने जोड़ दिया था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, फिर इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम जोड़ चुके हैं। सही है सर? सही है। अब ऐसे जोड़ चुके हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब होगा क्या ये देखते हैं। अब होगा क्या कि यहां पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनके ऊपर एक फील्ड लग गई, फील्ड लग चुकी है। तो आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज हो किसी फील्ड में पड़ा हो, जब भी कोई चार्ज हो किसी फील्ड में पड़ा हो, तो अगर ये चार्ज Q है तो इसके ऊपर फोर्स लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को आप डिफाइन करते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो। अब इस पे जो फोर्स लगेगी वो F है। तो फोर्स कितनी लगेगी? F। तो EQ के बराबर फोर्स लगेगी। क्या मैं बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी? EQ। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में? अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है जो QE के बराबर लगेगी। किसके बराबर? QE के बराबर लगेगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी? -QE लिख सकते हो आप। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी? -EE लिख सकते हो। सही है सर? सही है सर? पॉजिटिव चार्ज हो तो आप पता पढ़ चुके हो, +Q चार्ज हो तो इस डायरेक्शन में रिपल्जन फील करता है, और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो BQE के बराबर होती है। अगर ये प्लस है तो +QE होगा, और ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। खैर यहाँ पे क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन है मान ले, ये अपनी इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? फील्ड उधर जा रही है, देखो फील्ड की डायरेक्शन उधर है, फोर्स इधर लगनी है, तो यहाँ पे कोई चार्ज होगा ये भी इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जहां पे कोई चार्ज होगा ये भी इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस, जहां पे चार्ज है वो फोर्स इस तरफ एक्सपीरियंस करेगा। ऐसा डायरेक्ट इस तरफ खींच के नहीं आएंगे,
बल्कि ये टकराते हुए आगे आ जाएंगे। मैं बता रहा हूं टकराते हुए आगे आ जाएंगे, टकराते हुए आगे आ जाएंगे, टकराते हुए आगे आ जाएंगे। अब इनके ऊपर फोर्स तो लगी है, वो फोर्स किसके बराबर लगी है वो भी आप देख चुके हो, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की है। तो सर इनकी जो अंदर वेलोसिटी थी वो क्या, थर्मल वेलोसिटी अब भी वही है, थर्मल वेलोसिटी अब भी वही है, लेकिन जो जो इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो रही थी, क्या मैं कह रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो रही थी, अब वो एवरेज वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो हो चुकी है, क्योंकि ये ड्रिफ्ट होना शुरू कर देंगे। सर ये ड्रिफ्ट का मतलब क्या है ये आप बताएं। देखिए यहां कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लें ये गया, कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल आयन के, मेटल आयन से कनेक्टेड, मतलब उसके साथ था, ये उससे अलग होता है, फ्री हो जाता है ना। तो ये मेटल आयन है, पॉजिटिव मेटल आयन है, पॉजिटिव मेटल आयन, मान ले इधर से ये इलेक्ट्रॉन निकला, आगे जाएगा, किसी और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो किसी और मेटल, पॉजिटिव मेटल आयन से कोलाइड कर सकता है। ये क्या है, पॉजिटिव मेटल आयन, मैं आराम से समझा रहा हूं, पॉजिटिव मेटल आयन है ये भी कोई पॉजिटिव मेटल आयन है, या इसे कर्नल भी कहा जाता है। क्या, आर्मी वाला कर्नल नहीं, कर्नल भी कहा जाता है, फिजिक्स में कहा जाता है इसको। पॉजिटिव मेटल आयन से कोई इलेक्ट्रॉन गया या पड़ा हुआ था, इससे टकराया था, मान ले शुरू इधर से किए थे इसने, शुरू इधर से किया था पॉजिटिव मेटल आयन से, ये क्या है, फिर से कर्नल है, ये पॉजिटिव मेटल आयन से शुरू किया था, अब ये इसके साथ टकराया, अब फील्ड में बना रहा हूं इस तरफ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, वहां पे भी समझ आएगी ये चीज, उसके अंदर भी यही होता है। अब ये यहां पे टकराया और इसके साथ टकराने के बाद मान ले इसकी डायरेक्शन इधर हो सकती है, और इधर आके इसके साथ टकराया, सही है ना, और इसकी डायरेक्शन अब की बार इधर हो सकती है, सही, इधर से मान ले ऊपर हो सकती है इसकी डायरेक्शन, सही। सर ये कैसी डायरेक्शन है, हाँ हो सकती है, फिर इधर से इधर हो सकता है, ये टकरा के किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अपने तौर पे बना रहे हैं, फिर इधर से इधर आ सकता है, मान ले जी, मान ले जी, मान ले जी, इधर आगे थोड़ा सा आगे आ गया, मतलब ओवरऑल ये इसने इतना आगे आ गया, एक मतलब सेकंड में या थोड़े से टाइम में, ठीक है जी, इतना सा इसने आगे मूव किया, जिसको हम ड्रिफ्ट कह सकते हैं, इतना आगे ये ड्रिफ्ट हुआ काफी कोलिजन्स के बाद, मतलब टकराया टकराया टकराया, फिर थोड़ा आगे आ गया, फिर इधर भी टकराएगा ऐसे ऊपर नीचे, ऐसा नहीं है कि यहाँ आया फिर आप उसके बाद अगले से आगे जाके टकराना है, नहीं, इधर गया, फील्ड ने अट्रैक्ट किया, फिर इधर आके टकराया, थोड़ा फील्ड ने अट्रैक्ट किया, फिर टकराने की वजह से ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक्चुअल टकराना नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, कोलिजन होगा, लेकिन ये जो कोलिजन है इलास्टिक कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का उस कर्नल के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव कर्नल या पॉजिटिव मेटल आयन के साथ सिर्फ नहीं कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये कोलिजन होगा, ये इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब जैसे आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, कोलिजन वाले टॉपिक में अगर पढ़ा है किसी ने तो मुझसे वहां मैंने बताया था, कोलिजन सिर्फ रिलेटेड नहीं होती कि फिजिकल कांटेक्ट में हो बॉडी, ठीक है जी। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के लगने से भी कोलिजन हो सकता है, जैसे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में कोई इलेक्ट्रॉन आके उससे रिपेल होकर दूर जाता है, तो ये भी एक तरह से कोलिजन होता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन तो रिपेल नहीं होता, कोई पॉजिटिव आयन रिपेल हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो अट्रैक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव आयन कोई आया, बम्बार्ड करवाया था डबल पॉजिटिव चार्जेस से, जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है जी, तो वहां से देखा था कुछ जो रिपेल होके आए थे, वो ऐसा नहीं है अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुस के आ गए थे, जस्ट रिपेल होके बाउंस बैक हुए थे, तो वहां भी कोलिजन ही कहा था इसको। तो ये भी यहाँ पे ऐसा ही कोलिजन हो रहा है कि ओवरऑल ये होकर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो इसकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, थोड़ी सी है ये मिलीमीटर पर सेकंड में होती है, यानी कि 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है, समझ आई कि नहीं आई। और ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये 10⁵ मीटर पर सेकंड है, और ये थर्मल वेलोसिटी होती है, ये अब भी यही है। ये अगर ये फील्ड है तो यहाँ अंदर भी ऐसा हो रहा है, ये डायरेक्ट शो करने में मैंने आगे आगे शो कर दिए, तो अब इसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल होगी किस चीज के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वल होगी इसकी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होगी, या कह सकते हो एवरेज वेलोसिटी अभी जीरो नहीं होगी, पहले के केस में जीरो थी, क्योंकि रैंडम कोलिजन हो रहा था इस वजह से। बात समझ आई कि नहीं? अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते करते बहुत टाइम बाद थोड़ा सा आगे ड्रिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा आगे खिसक जाता है,
तो इस तरह खिसक खिसक के इलेक्ट्रॉन्स का आगे जाने वाली वेलोसिटी बहुत थोड़ी होती है, खिसक खिसक के आगे जाने वाली वेलोसिटी बहुत थोड़ी होती है। ओवरऑल जो खुद की वेलोसिटी है जी, ये टकराते ऊपर जाते, खुद जो मूव करता है जितने तेजी से, वो आपको पता है, सोच भी नहीं सकते हो, 1,00,000 मीटर पर सेकंड के लगभग मूव करता है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से कम है, अच्छा 10 की पावर 8 है वो, तो उससे थोड़ा सा ही कम है, तो थोड़ा सा ही काफी कम है। तो ओवरऑल ये इतनी स्पीड से जाता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब है ये फोर्स भी एक्सपीरियंस किया था, वो फोर्स इस डायरेक्शन में। अब फोर्स एक्सपीरियंस किया तो इसमें एक्सेलरेशन भी तो होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है इधर से डिफाइन करते हैं, फिर हम जरा उसके बाद ऊपर बात करेंगे तो आपको थोड़ी सी और अच्छी बात समझ आएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी है ओवरऑल। जो एवरेजली पहले वापस कोलाइड करते करते मैंने कहा था पॉसिबल है कि बहुत टाइम बाद वापस उसी जगह पे आ जाए, तो इसलिए उसकी रैंडम मोशन की वजह से उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती थी। अब पॉसिबल है कि काफी सारा टकराने के बाद थोड़ा सा आगे खिसक सकता है, क्योंकि इतने बड़े इलेक्ट्रॉन्स और इतने बड़े कर्नल्स, इतने पॉजिटिव आयंस की चुंगल से बच करके आगे जाना बहुत मुश्किल होता है। धक्के उसको फील करने पड़ेंगे, कोलिजन का सामना करना पड़ेगा, फिर एट द एंड थोड़ा सा ड्रिफ्ट होके आगे जाएगा। तो ओवरऑल ड्रिफ्ट तो हो रहा है, कुछ तो मूव कर रहा है, तो कुछ मूव कर रहा है, दैट इज द ड्रिफ्ट, उसकी ड्रिफ्ट मोशन है। तो ड्रिफ्ट मोशन तब होगा जब आपके पास एक्सटर्नल, मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपके पास एक्सटर्नल फील्ड जीरो ना हो, जीरो नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो होती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकता है, एक्सटर्नल फील्ड जीरो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो, लेकिन थर्मल वेलोसिटी उस वक्त भी होगी जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो होगी। तो मैं बता रहा हूं एक्सटर्नल फील्ड जीरो, तो उस वक्त आप कह सकते हो कि थर्मल वेलोसिटी वीटी लिखते हो अभी हम, वो जीरो नहीं होगी, लेकिन वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी जब एक्सटर्नल फील्ड जीरो होगी। ये नोट कर लें अपने पास। इसी तरह आप क्या कह देते हो, जब एक्सटर्नल फील्ड नॉन जीरो हो उस वक्त वीटी भी नॉन जीरो होगी और ड्रिफ्ट भी जीरो नहीं होगी। मतलब वीटी दोनों सूरतों में हो सकती है यार, चाहे एक्सटर्नल फील्ड हो या ना हो, दोनों सूरतों में थर्मल वेलोसिटी इसकी रहेगी, या कह लें आप रैंडम मोशन इसका रहेगा उसी तरह। सही। तो ओवरऑल हम अब कैसे बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो वेलोसिटी वो गेन करते हैं, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है जी आपके पास, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम देख सकते हैं द एवरेज वेलोसिटी गेन, या एक्वायर भी लिख सकते हैं, एक्वायर बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, अपोजिट, क्या लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर अपोजिट टू द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ आ गई आपको कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब होगी। अब यहाँ पे आपको बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, या यूं कह लें पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे हैं, कर्नल्स हैं, उनका मोशन पुराने जमाने में कहा जाता था कि ये इस तरफ जा रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको भी पॉजिटिव कह सकते हो, इसको भी पॉजिटिव कह सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो कि माइनस वाली इस तरफ से, ये माइनस वाली साइड है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, माइनस वाली तरफ इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं। इधर से प्लस वाली साइड से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वाइब्रेशन इस तरफ है, वाइब्रेशन कर रहे हैं, असल में एक्चुअल में वाइब्रेशन कर रहे हैं। मैं यहां समझाना चाह रहा हूं आपको कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, और ये वजह बनते हैं किस चीज के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब तक बाहर से पोटेंशियल मेंटेन रहेगा, ईएमएफ मेंटेन रहेगा, तो हम अप्लाई करेंगे, तो उस वक्त तक यह मतलब इलेक्ट्रॉनिक डायनेमिक स्टेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जारी रहेगी। तो ये हमेशा मूव करते रहेंगे, आपके बुक में ऐसा कहा हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो आसान बातें मैंने बतलाई है आपको। ये कहते थे मैं मिटाता हूँ, मिटाओ सर, मिटा दो।
फिर ये बात समझाता हूँ आपने। अब क्या बात कहनी है आपसे, क्या बात कहनी है, मैंने कहा प्लस वाली साइड से उस तरफ जाते हैं पॉजिटिव चार्जेस, असल में नहीं जाते, अच्छा असल में नहीं जाते, रियलिस्टिक मतलब ये नहीं होता। पॉजिटिव चार्जेस बेसिकली कर्नल्स हैं, वो मेटल आयंस हैं, तो वो मेटल आयन उधर ही रहेंगे, लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं। तो शुरू में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं होता, तब ऐसी बातें की गई थी कि यहाँ से प्लस चार्जेस मूव कर रहे हैं, इधर से मूव कर रहे हैं उस तरफ, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं। तो दो तरह के करंट हम डिफाइन करेंगे। मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के ड्रिफ्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक करंट बनता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट बनता है। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाने से, एक्चुअल में नहीं जाते हैं, जाने से कन्वेंशनल करंट बनता है। तो ये चीज़ हम डिफाइन करेंगे तो आपको अच्छे समझ आने वाली है। समझ आई कि नहीं? ये चीज़ हम डिफाइन करेंगे तो आपको अच्छी समझ आने वाली है। अब देखें, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आगे वाला टॉपिक समझिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो एक्सप्रेशन है उसको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं देखा, वहाँ पे डायरेक्ट वो जो देखेंगे तो उसके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँगा। तो कन्वेंशनल करंट क्या है, कन्वेंशनल करंट क्या है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है। तो कन्वेंशनल करंट क्या है? इट इज फ्लो ऑफ, क्या है? पॉजिटिव चार्जेस, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। वैसे पॉजिटिव चार्जेस फ्लो नहीं करते हैं, ये कन्वेंशन है। सर क्यों कन्वेंशन है? क्योंकि इस तरह मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाई गई है। अगर आप इसको चेंज करते हो तो फिर वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो लॉ बने वो सारे चेंज होने चाहिए। फिर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करंट की डायरेक्शन हम अभी भी कन्वेंशनल ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नहीं लेते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल से ही हमने बहुत सारे फार्मूले जनरेट किए इसलिए। तो ये क्या है? इट इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेस है ये बात भी ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए, इट कहां से फ्लो करता है? इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। प्लस को हाई पोटेंशियल, माइनस को लो पोटेंशियल कह सकते हैं। इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कह सकते हैं, जी हाँ। तो इसका क्या कह सकते हो? इट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इट फ्लोज फ्रॉम लो टू हाई। सही। नेक्स्ट आ जाए, यहां पे ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं मूव करता, कि डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि जो कन्वेंशनल करंट है वो मूव करता है, फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख सकते हैं इट फ्लोज इन, देखो फील्ड उधर जा रही है तो पॉजिटिव चार्जेस भी उधर जा रहे हैं, इसलिए मैं लिखता हूं इट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ external electric field, in the direction of external electric field। ये क्या है? इट फ्लोज नहीं बल्कि इट मूव, इट फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। क्या लिख सकते हैं? इट फ्लोज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इससे आगे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में उन्होंने कुछ फर्क बताया है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। वहां पे मैं एक्सप्रेशन इसके लिए ड्राइव करूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, और उसके साथ मैं वो चीज़ रख रहा हूँ, और क्वेश्चंस भी उसके उधर करेंगे। तो उस लेक्चर में काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर किसी को बेसिक कंसेप्ट चाहिए था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके कि कैसे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वो होता है, तो मैंने वो यहाँ बताया। ठीक है जी। ओवरऑल अगर किसी को ये चीज़ नहीं, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस लेक्चर के अंदर। शुरू में ये चीज़ थोड़ी सी रहेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके, फिर उसके एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।